हाय एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे इस चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश विद आरिफ सिद्दीकी। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज से मैं स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, उन सभी लोगों के लिए जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, 0 टू एडवांस सीखेंगे। हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। मेथड टीचिंग का ऐसा होगा जो बहुत इजी होगा और आपको इजी समझ में आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में जो इंग्लिश सिखाने का पैटर्न रहा है वो चीज़ों को ज़्यादातर ट्रांसलेट करके रहा है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जबकि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा दो अलग भाषाएं, डिट्टो ट्रांसलेट नहीं की जा सकती। हिंदी का सहारा भले आप लैंग्वेज को समझने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेथड टीचिंग का ऐसा होगा जो बहुत इजी होगा और आपको इजी समझ में आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में जो इंग्लिश सिखाने का पैटर्न रहा है वो चीज़ों को ज़्यादातर ट्रांसलेट करके रहा है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जबकि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा दो अलग भाषाएं, डिट्टो ट्रांसलेट नहीं की जा सकती। हिंदी का सहारा भले आप लैंग्वेज को समझने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं इंग्लिश की। हिस्ट्री में कुछ चंद बातें हैं जिसको हम जानेंगे। इंग्लिश जो एग्जिस्टेंस में है वो 5th सेंचुरी एडी में आई। ये बोली जाती थी एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स के द्वारा, जो यूरोपियन कंट्री के जो कबीले थे वो बोला करते थे इसको। इंग्लिश में ज़्यादातर आपको फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक के शब्द मिलेंगे। वैसे ये कहा जाता है कि इंग्लिश पहले बहुत पुअर लैंग्वेज हुआ करती थी और समय के साथ साथ इसने लगभग 300 भाषाएं से वर्ड्स उधार लिए, बोरो किए और आज बहुत रिच लैंग्वेज बन चुकी है। 1066 में विलियम द कनकोरर, फ्रेंच के राजा थे, इन्होंने इंग्लैंड को इन्वेड किया और वहां पे फतेह हासिल की। उसके बाद फ्रेंच ने अपना राजपाट इंग्लैंड में स्टार्ट किया, यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट कर दिया और लगभग 14th सेंचुरी तक वहां पे रहे। वो जैसे ही वहां पावर में आए तो उन्होंने वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच कर दी, बट उनके जो लोकल डायलेक्ट्स थे, एंग्लो सैक्सन्स जो लोग बोला करते थे, ये आज भी इंग्लिश बोलते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ इंग्लिश और फ्रेंच आपस में घुल मिल गए। आज आप बहुत सारे वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से देखेंगे एज इट इज, जैसे हमारे यहाँ उर्दू, हिंदी और संस्कृत का समावेश मिलता है। इसके अलावा इनकी जो एंशिएंट लैंग्वेज है जैसे लैटिन, ग्रीक, इनसे भी बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो इंग्लिश में आपने कई बार देखा होगा कि वर्ड्स कुछ और, इसको प्रोनाउंस किसी और तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन वर्ड्स है जैसे PIZZA। हमें से ज़्यादातर लोग इसको क्या पढ़ते हैं? जी हाँ, ज़्यादातर लोग इसको पिज्ज़ा पढ़ते हैं, जबकि इसकी साउंड जो है वो है पिज्जा। ये ट्रांसक्रिप्शन है इसकी। ये एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड नहीं है, इट्स एन इटालियन वर्ड। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो बहुत सारे अलग अल्फाबेट से भी मैच करते हैं, बट वो प्रोनाउंस सेम नहीं करते। तो ये पिज्जा प्रोनाउंस किया जाएगा। इसी प्रकार आप इस पे हंसेंगे भी, हम इसको सीवर पढ़ते हैं, जबकि इसकी साउंड सुआ या सुअर। आगे बढ़ते हैं। आज जो इंग्लिश भाषा है वो लगभग 23 लैंग्वेज है जहाँ की ये मूल भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, और 50 देश की ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है। और इंग्लिश के 300 मिलियन नेटिव स्पीकर्स है, नेटिव स्पीकर जिनकी इंग्लिश मूल भाषा है। वैसे तो पूरी दुनिया में बोली जाती है भाषा। भारत में जो है इंग्लिश वो 16th सेंचुरी में आई थी ट्रेड के थ्रू, जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन थी। चलिए आगे बढ़, थोड़ी सी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट होती है? जी हाँ, आप बताएं कितनी। आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में आपने से ज्यादातर लोगों ने बोला होगा कि 26 अल्फाबेट होती है, विच इज रॉन्ग। इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट होती है। जो लोग भी सही थे, जी हाँ, इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट होती है। अल्फाबेट का मतलब एक्चुअली में वर्णमाला होती है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, इसमें 26 लेटर्स होते हैं।
अल्फाबेट सिर्फ एक होती है। वर्ड क्या होती है? वर्ड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी लेटर को डाला और वर्ड बना दिया, ऐसा भी नहीं है। वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दूं TCA, गलत है, सेंटेंस बनेगा CAT, कैट। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। वैसे हम बात वर्ड की करें तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है। ये 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एक्चुअली, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। फ्रेज क्या होती है? चलिए फ्रेज पे आते हैं। फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड को। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड which has some meaning but not complete meaning, but not complete. जैसे कि in the garden, in the garden, इसको पढ़ के एक मीनिंग से समझ में आती है, लेकिन इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं जब तक ये सेंटेंस में यूज नहीं होता था। बात क्लॉज की करें, क्लॉज किसे कहते हैं? तो क्लॉज को क्लॉज कहलाने के लिए सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। क्लॉज की कंप्लीट मीनिंग तो होती है, लेकिन इसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती। बात सेंटेंस की करें तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर मिलेगा आपको, फाइनाइट वर्ब। क्या होती है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब? इनको हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए मैं एग्जांपल लिख के आपको समझा देता हूं। जैसे मैं लिखूं इफ यू कम, अब मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं, बोलने से बोल नहीं आती। इफ यू कम आई विल गिव यू मनी। अगर हम इसमें देखें तो दो सेंटेंस लग रहे होंगे आपको, दो क्लॉजेज है बेसिकली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसको अगर आप यहां तक पढ़ते हैं इफ यू कम, तो एक मीनिंग तो समझ में आ रही है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। ये एक्चुअली में इस पर डिपेंडेंट है। इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ही सेंटेंस कहलाती है जिसकी कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस है आ जाए। अगर मैं सिर्फ कहूँ आई विल गिव यू मनी, तो इसकी मीनिंग भी है और कंप्लीट सेंस भी। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में 5 टाइप्स होते हैं। लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना रखी है, चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। असर्टिव पहला है, इसको आप असर्टिव को आप डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, कह सकते हैं, या फिर स्टेटिव भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस में स्टेटमेंट्स दी जाती है। स्टेटमेंट्स जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। अगर आप कोई बात हाँ में कह रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं उस बात को, तो बनता है आपका अफर्मेटिव। जैसे आई स्पीक इंग्लिश। किसी ने आपसे पूछा क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्या आप किसी ने आपसे पूछा किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, और आप उसे अफर्म कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ आप बोलते हैं, आप कह सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप नेगेट कर रहे हैं, इससे नेगेटिव बनेगा, नेगेट से नेगेटिव। नहीं बोलते तो आप कहेंगे आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ध्यान रहे कि अभी हम इनकी बस बेसिक्स को जान रहे हैं, ताकि जब हम क्लास पढ़ें तो आपको दिक्कतें ना आए।
नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, इसका यूज करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, जब आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे इसी का क्वेश्चन बना लें, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, मीन्स बनेगा डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। इंपैरेटिव सेंटेंस में एक्चुअली में आप इसका यूज करते हैं किसी को एडवाइस करने के लिए, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, एटसेट्रा इत्यादि, ऑर्डर, कमांड, सॉरी ईटीसी। इत्यादि के लिए। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आप सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशन। सडन फीलिंग एंड इमोशंस को बताने के लिए, जैसे मैं कहने लगूं, वाओ, वाओ, व्हाट अ कैच। आप क्रिकेट देख रहे थे, एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल ऑलमोस्ट बाउंड्री में जाने वाली थी 6 के लिए, बट वहीं पे एक खिलाड़ी ने हैरत अंगेज तरीके से उसको कैच में तब्दील कर दिया, और आप ये सब चीज देख रहे थे, एंड यू आर लाइक वाओ व्हाट अ कैच। कोई भी चीज हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको हम डिटेल में बढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स और देखेंगे। अब जान लेते हैं कि सेंटेंस होती क्या है। हम अक्सर इसको रिप्लाई करते हैं सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, जो कि अधूरा एग्जाम्पल। तो जानते हैं सेंटेंस होती क्या है। सेंटेंस कहते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म को ही कहते हैं विच एक्सप्रेस टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट, कंडीशन, सिचुएशन इत्यादि। वर्ब टेंस की फॉर्म्स को कही जाती है जिसका काम आपके द्वारा किए गए काम के समय को बताना, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्टेट या कंडीशन बताना, दशा या दुर्दशा, सिचुएशन, इवेंट्स, प्रोफेशन, इन चीजों को बताने के लिए भी यूज की जाती है। अब दूसरी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक एग्जांपल देखिए। वर्ब किसे कहते हैं, इसको भी लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। हम वर्ब को कह देते हैं कि जी वर्ब मतलब क्रिया होती है, वर्ब क्रिया को कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, कहते हैं क्रिया को, लेकिन सिर्फ क्रिया को कहते हैं ऐसा भी नहीं है। वर्ब एक्शन दिखाती है, इसके अलावा ये नो एक्शन भी दिखा सकती है। अब ये नो एक्शन होती क्या है, मतलब ऐसे वर्ब जो कोई कार्य नहीं दिखा रहे होंगे लेकिन किसी सिचुएशन, कंडीशन, स्टेट, पोजीशन को दिखा रहे होंगे। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूं आई प्ले क्रिकेट, he plays cricket, they played cricket। दूसरी कैटेगरी, I am a cricketer, he is a cricketer, they
were cricketers. तीसरी कैटेगरी, I have a bat. He has a bat. They had a bat. ओके, यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी के सेंटेंस लिखे। पहला क्रिया दिखा रहा है, एक्शन, आई प्ले क्रिकेट। जहाँ ही थर्ड पर्सन की बात की है प्लेज आ गई, जहाँ पास्ट की बात थी वहाँ प्लेड आई। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट या वर्ब में टेंस में तब्दीली आ रही है, उसके हिसाब से इसके वर्ब में तब्दीली आ रही है। डेफिनेशन जैसा कि बताया कि जो टेंस है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स को ही कही जाती है। इसी प्रकार आई एम अ क्रिकेटर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये किस प्रकार का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विल टॉक अबाउट इट। और इसमें जो मेन वर्ब है ये एम है, इज है और वर है। जैसे जैसे टेंस में बदलाव हुआ, ये एक्चुअली में बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म ना कह बी के ही रूप है प्रेजेंट पास्ट सिंगुलर प्लूरल के वजह से। तो जैसे जैसे टेंसेस में बदलाव हुआ, सब्जेक्ट में बदलाव हुआ, इसके वर्ब में भी बदलाव हुआ है। इसमें कोई एक्शन नहीं दिखाया जा रहा, बट ये वर्ब है, ये नो एक्शन वर्ब है। इसी प्रकार आई हैव अ बैट, इसमें भी कोई क्रिया नहीं दिखाई जा रही, लेकिन पोजीशन दिखाया जा रहा है। और जैसे जैसे टेंस में बदलाव आया है, इसके वर्ब में बदलाव। तो नेक्स्ट क्लास हम डिटेल्स में बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद की क्लास भी इससे जुड़ी होगी, सो इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास का। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।